मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद के पटल पर ऐतिहासिक आम बजट पेश किया है। कोरोना संकट से उबर रहे देश को बजट से ढेर सारी उम्मीदें थी। दरअसल कोरोना संकट का सबसे ज्यादा असर अनौपचारिक क्षेत्र के प्रवासी कामगारों पर पड़ा था। इन कामगारों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कई समाज कल्याण योजनाएं लॉन्च की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला स्कीम का विस्तार किया जाएगा, जिसमें करोड़ों लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ देंगे। स्टैंड अप इंडिया के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मार्जिन मनी की जरूरत 25% से घटकर 15% कर दी गई है। उद्योगों की नगरी कही जाने वाले कानपुर से पी न्यूज विशेष संवाददाता तुषार मिश्रा ने जानी शहर के तमाम लोगों से बजट पर उनकी व्यक्तिगत राय। आइए देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का पहला ऐतिहासिक बजट पेश किया। कोरोना संक्रमण काल के बाद देश में पेश किया गया ये बजट देश का पहला सही मायनों में ऐतिहासिक बजट इसलिए था क्योंकि ये पेपरलेस बजट था। ये देश में निर्मित स्वदेशी टैबलेट पे पढ़ा गया बजट था। क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते देश में उत्पन्न हुए कोरोना संकट के बाद ये बजट पेश किया गया था और वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से इस बजट को प्रस्तुत किया था। आइए जानते हैं कि उद्योगों के ऊपर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ा। ये उद्योगों के लिए ये बजट प्रतिकूल था, उद्योगों के लिए ये बजट अनुकूल था। हमारे समक्ष मौजूद हैं मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट श्री मुकुल टंडन जी, जो पेशे से सीए भी हैं। उनसे जानते हैं कि इस बजट की खामियां क्या थी, ये बजट वाकई प्रतिकूल था या फिर अनुकूल था। सर ये बताइए कि वित्त मंत्री ने ये जो बजट प्रस्तुत किया है ये वाकई में आम भारतीय जनमानस के लिए क्या है इस बजट की खामियां क्या है और इस बजट का अनुकूल प्रभाव क्या है, इस बजट का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? देखिए, ये तो आपको विदित है ही है कि ये बजट बड़ी असाधारण परिस्थितियों में हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है और ये इस दशक का पहला बजट भी है, तो इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। अब जहाँ तक बात आती है एक आम आदमी की या मध्यम वर्गीय आदमी की, तो उसकी नज़र से देखा जाए तो वो तो यही सोचता है, वो सबसे पहले देखता है कि इस बजट में से हमें क्या फायदा। उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो लोगों को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ अपरेंट सामने नहीं आई है जिससे कि वो एक मध्यम वर्गीय आम आदमी अपने टैक्स में कुछ राहत महसूस कर सके और या उसको कोई चीज़ सस्ती बाजार में दिख रही हो कि इस बजट से इमीडिएट हो गई है। सोना सस्ता हुआ है, उससे आम आदमी को कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, और थोड़ी बहुत ऐसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स सस्ते हुए हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आम आदमी की ज़िंदगी को देखा जाए तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर इस बजट को हम उद्योग और व्यापार के नज़रिए से देखें तो ये बजट बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा कहा जाएगा। ये अर्थव्यवस्था को विस्तार देने वाला बजट है और आत्मनिर्भर भारत के जो हमारा दर्शन है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उसके परिदृश्य में बनाया गया है। आप देखिए, इस बजट में तमाम योजनाओं के ऊपर बहुत हैवी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है खर्चा करने को। और जब ये जितनी भी परियोजनाएं हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हैं, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हैं, जब इन सब पे ये पैसा खर्च होगा तो अपने आप मार्केट में पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा लोगों के हाथ में क्रय शक्ति आएगी। जब क्रय शक्ति परचेजिंग पावर आएगी तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से इंडस्ट्री रिवाइव होगी और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो ये एक पूरी साइकिल है जो अपने आप में पूरे मूव करने लगेगी जब ये गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग करने लगेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस बजट का जो एस्पेक्ट है वो यही है कि सरकार का
इन सब परियोजनाओं में या इन सब क्षेत्रों में अपना खर्चा बढ़ाना। तो इससे बजट बहुत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कोरोना संक्रमण काल में भी पेपरलेस बजट पेश किया गया है। हमारे समक्ष कानपुर के एक वरिष्ठ समाज सेवी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के प्रशासनिक समिति के मेंबर, इसके साथ ही साथ लॉयंस के पूर्व गवर्नर श्री गोपाल तुलसियान जी मौजूद हैं। आइए आज हम उनसे जानते हैं कि इस बजट का उद्योगों के ऊपर, उद्योगों के साथ साथ आम भारतीय जनमानस के ऊपर, आम भारतीय जनमानस के साथ साथ समाज के ऊपर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्या अनुकूल प्रभाव पड़ा। ये जो बजट सरकार ने पारित किया, वस्तुतः इसकी स्थिति क्या रही। सर ये बताइए कि ये जो बजट सरकार ने पास किया, तो क्या ये बजट भारतीय समाज के लिए, आम भारतीय जनमानस के लिए उनके हक में था? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, अपॉर्चुनिटी इन कैलेमिटीज, ये हमारे कोरोना काल के लिए, तो वो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उन्होंने अपने विभिन्न आयामों की काबिलियत दिखाई है जब जब उनको मौका मिला है, और ये बजट भी इसका उदाहरण है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी अभी कहा कि हमारी जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, सबका विश्वास सबका विकास के नारे को लेकर चल रही हैं। और उसी हिसाब से अगर निर्मला सीतारमण जी के इस बजट को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बजट कहा जाएगा। गवर्नमेंट को कई जगह बड़े लंबे लंबे लॉसेस हुए जो गवर्नमेंट को बियर करने पड़े, काफ़ी सब्सिडीज देनी पड़ी, काफ़ी योजनाओं में बहुत पैसा देना पड़ा। उसके बावजूद हम लोग कहने टैक्स रिबेट की बात, अगर और कोई सरकार होती तो हो सकता है नई टैक्सेस लगाकर इसको पूरा करने की कोशिश करती, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, बल्कि जहाँ भी है छूट जरूर दी है, और बढ़ाने के अंदर बहुत कम आइटम जिनसे जनमानस को फर्क नहीं पड़ता है उन्हीं में बढ़ाया है। कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छा बजट दिया है, जो इन्होंने मिनिमम प्राइस से की जो परिभाषा थी उसको ही बदल दिया, जिससे किसानों को बहुत अधिक लाभ मिलने की आशा है। अब उस चीज़ को पॉलिटिकली जिस तरह भी प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन सचमुच किसानों के लिए सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्री के लिए भी बहुत सारी छूट दी गई है, और इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी बात आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि कोई भी चीज़ आप फ्री बांटेंगे तो कब तक बांटेंगे, लेकिन लोग अगर अपने पैरों पर खड़े हों। लोग कहते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जिस तरह आत्मनिर्भर भारत का बजट दिया गया, जिस तरह उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिस तरह नई शिक्षा नीति के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, उससे ये क्लियर हो रहा है कि यदि इन रास्तों पर हम चलेंगे तो हमारे भारत में हर व्यक्ति का अपना व्यापार होगा, अपनी इंडस्ट्री होगी, अपना उत्पादन होगा। छोटी छोटी जिम जैसी स्कीम्स के अंदर हर नए व्यक्ति से बड़ी इंडस्ट्री सामान खरीद सकती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, और इन चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने एक तरफ जहाँ गरीबों के लिए काम किया है, वहीं इंडस्ट्री के लिए काम किया है, और एक आत्मनिर्भरता के लिए काम किया है। दूसरी ओर चिकित्सा के ऊपर बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है, और चिकित्सा की जितनी योजनाएं चल रही हैं भारत के अंदर उतनी कभी भी नहीं चली। इसके अलावा तो कुछ वो कर ही नहीं सकते मेरा, पर मैं अपने असूलों से तो मैं टिकने वाली नहीं थी। असूल मेरे थे, मैंने अपने असूलों पे काम किया। एक महिला के रूप में उद्यम को स्थापित करने के लिए आपको किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्या सरकार द्वारा कोई मदद मिली आपको? प्रशासन ये दावा करता है कि हम महिलाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराते हैं। ऐसा कुछ सरकारी सहायता नहीं मिलती। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि मेरी बिल्डिंग अपनी हो गई थी तो मुझको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन दे देती गई, टर्म लोन्स के सहारे मैंने धीरे धीरे करके बढ़ाई। मेरे लिए हमेशा पहले, आज के दौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले दौर ज़्यादा अच्छा था। आज के दौर में कोई किसी की नहीं सुनता। तब मेरी आग लगी तो फॉरेन बैंक आके खड़ा हो गया, उन्होंने पूरी सपोर्ट करी,
और सबसे बड़ी मेरी जीवन में स्थापना जो मेरा इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसमें मेन हाथ मेरी अपनी सगी बहन का, मेरे भाई का रहा, जिन्होंने मुझको हर तरह की सपोर्ट दिया। मेरे लिए बोलो एक कोई भगवान के माँ बाप की तरह नहीं, वो मेरे लिए भगवान की तरह थे। सूबे के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हाँ, उनका ये कहना है कि जो देश के अंदर पारित बजट है वो सबका विकास, सबका साथ और सबके विश्वास पे खरा उतरने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इसमें एग्री नहीं करती हूँ। ठीक है, कुछ कॉजेज़ देखे जाए तो सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने बजट दिया, हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखाई दी कि कुछ विशेषकर कुछ महिलाओं के लिए किया गया हो। और दूसरी बात, एमएसएमई सेक्टर से जितनी हम लोग को उम्मीद थी उतना नहीं मिला। पर इस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते कि देश अभी ऐसी परिस्थितियों से गुजर चुका है कि वो खुद इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ में है, तो इसलिए पूरी चीज़ें नहीं मिल पाई, तो इसलिए हमें ज़्यादा शिकायत भी नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा वो क्या दे सकते थे हमको।